अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। समंदर के रास्ते गैर कानूनी तरीके से बरतानिया आने वालों को अब इलेक्ट्रॉनिक टैग लगाए जाएंगे और ये इक़दाम उस अफसोसनाक वाक़े के बाद अमल में लाया जा रहा है कि जब चैनल क्रॉसिंग के दौरान छोटी कश्तियों से लोग बरतानिया पहुँचते थे और इस दौरान हादसात रूनुमा हुए और लोगों की इसमें हलाकत भी हुई है। अब ये बरतानवी अथॉरिटीज़ की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि इन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक टैग लगाए जाएंगे ताकि ये रूपोश ना हो सकें। इसके साथ साथ गैर कानूनी तरीके से बरतानिया आने वालों को रोकने के लिए मज़ीद ये भी है कि अब पॉलिसी जो बनाई जा रही है, नए जो कवानीन लाए जा रहे हैं, उसके मुताबिक ये लोग सियासी पनाह के लिए भी दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे और इन लोगों को या तो अपने मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर रवांडा भेजा जाएगा। ये जो इक़दामात हैं कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के, इन इक़दामात पर बहुत शोर है बरतानिया में पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से, जब से ये रवांडा पॉलिसी के बारे में ऐलान किया गया। फिर जो कानून साजी हुई उसको लेकर इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, इसके साथ साथ जो वाच डॉग्स हैं, इमिग्रेशन को देखते हैं वो, और ख़ास बात यह है कि जो बरतानिया सिग्नेटरी है जनेवा कन्वेंशन का और दीगर जो मुआहदे हैं इंसानी हुकूक़ को लेकर, इस वजह से एक दबाव भी बरतानवी हुकूमत पे बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक जो बरतानवी हुकूमत है वो इस दबाव को उस तरह ख़ातिर में नहीं ला रही जिस तरह लाना चाहिए। लेकिन जो लोग इंसानी हुकूक़ से रिलेटेड काम करते हैं वो इस पर ख़ासे मोतरज़ हैं। अब जो बरतानवी हुकूमत के पास जस्टिफ़िकेशन है वो यही कह रही है कि छोटी कश्तियों के ज़रिए या समंदरी रास्ते से आने वाले लोग सबसे पहले अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं। 14 जून को जो कश्ती डूबने का हादसा यूनान में पेश आया था, जिसमें तकरीबन 750 तारकीन वतन सवार थे, जिनमें से सिर्फ 104 को बचा लिया गया था और इसमें जो लोग हलाक हुए, जाँ बहक हुए, उनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। इसी तरह सवालात बहुत से हैं। हमने इस पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स पहले भी किए हैं कि क्यों आखिर ये लोग अपनी जान ख़तरे में डालते हैं और बरतानिया जाने की कोशिश करते हैं। और बरतानवी हुकूमत एक जानिब तकरीबन 60 लाख पाउंड योमिया सियासी पनाह के लोग, पनाह जिन लोगों को दी जानी है या जिनकी दरख्वास्तें हैं उन पर ख़र्च कर रही है, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त कर रही है, और दूसरी जानिब इन लोगों को आने से रोकने की भी मनसूबाबंदी कर रही है। लेकिन ये दरख्वास्तें इतने लंबे अरसे तक पेंडिंग क्यों हैं? बैकलॉग क्यों बढ़ा है? इसको कैसे कम किया जा सकता है? क्या एमनेस्टी भी मौजूदा हुकूमत कंसिडर कर सकती है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सारे इक़दामात का क्या कंजर्वेटिव्स को कोई सियासी फ़ायदा भी हो रहा है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। रिजवान सलेरिया साहब माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा साहब हैं, आप भी माहिर कानून हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपका शुक्रिया। अमजद मलिक साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, माहिर कानून हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊँगा। ख्वाजा साहब, एक बैकग्राउंड मैंने दिया है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग है ये कितना पायदार टैग होगा और कितना तदारुक हो सकेगा इस अमल का कि लोग जो बरतानिया पहुँचते हैं और फिर उसके बाद वो बग़ैर किसी स्टेटस के रूपोश हो जाते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है ना या टैगिंग है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो और कुछ जो है जब जो यंग ऑफेंडर्स होते हैं उनको भी जो है वो टैगिंग और कर्फ्यू वगैरह का सामना जो है वो पहले ही क्रिमिनल लॉ के तहत करना पड़ता है। अब बात रहेगी कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी इन्होंने इमिग्रेशन में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इमिग्रेशन में भी कुछ ज़्यादा नया नहीं है, क्योंकि जून 2022 से गवर्नमेंट ने जो है 18 महीने के लिए एक पायलट स्कीम जो थी वो शुरू की थी, जो कि पैराग्राफ 2(1) ऑफ द स्केड्यूल ऑफ 10 जो इमिग्रेशन एक्ट 2016 का था, उसके तहत उन्होंने शुरू की थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि हम इनको जो है वो टैगिंग जो है वो शुरू करेंगे। 18 महीने के उन्होंने एक पायलट स्कीम शुरू की, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो इमिग्रेशन बेल है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैगिंग जो है वो ऑलरेडी लोगों को लगाई जा रही है। अब जाहिर है उनके पास हर एक को टैग लगाने के लिए तो इतने टैग्स अवेलेबल नहीं थे जो बेल में लगाए जा रहे थे, क्योंकि पहले जो था, जो लोग बेल के ऊपर जाते थे, जिनको डिपोर्टेशन ऑर्डर या डिपोर्टेशन प्रोसीजिंग उनकी शुरू हुई होती थी, क्रिमिनल जो मोस्टली थे, जो इमिग्रेशन ऑफेंडर्स थे और प्लस क्रिमिनल जिन्होंने सेंटेंस पूरी की होती थी, उनको ये लगाई जाती थी। अभी ये जो गवर्नमेंट नया प्रपोजल लेके आई है कि जो असाइलम सीकर्स हैं, स्पेशली जो बोट्स के जरिए यूके आते हैं फ्रांस के जरिए से, उनको जो है ये लगाने के ऊपर कर रहे हैं। ये तादाद हज़ारों की तादाद में मतलब जो माइग्रेंट्स हैं वो इस वक्त आ रहे हैं। इमिग्रेशन के ऊपर, असाइलम के ऊपर सॉरी, जो बिल है गवर्नमेंट का इस वक्त ऑलरेडी 4 बिलियन से ऊपर जा चुका है।
ये जो एडिशनल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो करने जा रही है और जिसको थर्ड पार्टी को देंगे, ये कोई इतना सेफ और इनह्यूमन जो एक हम समझते हैं कि ये चीज़ है और ये नहीं चलनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि इसके बहुत सारे सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे। लोगों के ऊपर जो इमिग्रेंट्स आते हैं या स्पेशली जो बोट्स के जरिए आते हैं, वो पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात थ्रू आउट यूरोप और यूरोप से आने से पहले ही वो फेस कर चुके होते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जान बचा के जो है वो यूके को एज अ सेफ कंट्री समझ के वो यहाँ पे पहुंचते हैं। और यहाँ पे आने वाले को खास तौर पे जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम दुनिया में अपने एक लंबरदार समझे जाते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के लंबरदार हैं। जी ठीक है अमजद मलिक साहब, अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि बेबी स्टॉक होम, उससे मुतालिक बात की गई और बहुत से मंसूबे हैं, रवांडा से मुतालिक बात की गई। लेकिन अगर हम स्टैट्स देखें, जो लोग बरतानिया आ रहे हैं उनकी तादाद कम नहीं हो रही है। कामयाबी क्यों हासिल नहीं हो पा रही हुकूमत को? बहुत शुक्रिया वासी साहब। देखना ये होगा कि एंजाइटी है क्या। नए जो असाइलम सीकर्स हैं जो बरतानिया में पनाह के मुतलाशी हैं, अगर उनको रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी की वजह से अपने मुल्क में परसिक्यूशन का ख़तरा है या आप कह लें कि इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, वो जब आपके शोर पे आते हैं तो आप अंडर जिनीवा कन्वेंशन सिग्नेटरी होने के नाते ऑब्लाइज हैं कि उनको प्रोसेस करें, उनका क्लेम देखें, उसके ऊपर कोई फैसला करें। यस नो करने के बाद उनको या रहाइश के लिए जगह दें और अकोमोडेट करें या उनको वापसी की उनके कार्रवाई करें। ये है जो ऑब्लिगेशन है बरतानिया की। 19,000 लोग जो हैं रवां हफ्ते आए हैं बोटों के ज़रिए या वैसे बरतानिया के शोर पे। 1,75,000 लोग हैं जो ये टारगेट करते हैं कि वो 6 महीने में कार्रवाई करके उनको फारिग करके तो उनका डिसीजन दे देंगे, जो वेट कर रहे हैं अभी तक इंटरव्यू के लिए। और बेबी स्टॉक जो इन्होंने बाद जो यानी जो जहाज है जिसके ऊपर ये रखना चाह रहे हैं, जो लोग शिपों के ज़रिए या बोटों के ज़रिए आते हैं, तो वो 500 तक सिर्फ हाउस करती है। ये पायलट प्रोजेक्ट है ये जो पहले जर्मनी में गालबन यूज़ किया जाता था इसको, या हॉलैंड में, तो अब ये इन्होंने पोर्टलैंड में लगाया है और उसके ऊपर असाइलम सीकर को रखना चाहते हैं। तो इनको पता लग गया है कि 1,75,000 लोग हैं जिनका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ और 500 लोगों की हमारे पास शिप पे जगह है, तो लामहला 500 से ज्यादा लोग तो मेनलैंड पे ले जाने पड़ेंगे जी। तो इसलिए ये उन लोगों को टैगिंग करने का इंतजाम कर रहे हैं कि इनको बाहर मेनलैंड पे तो ले जाना ही पड़ेगा। तो अब इनको पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि इनके पास लाखों लोग हैं जो अभी बैकलॉग में हैं, जिनके ऊपर इन्होंने कभी फैसला ही नहीं किया अभी तक। तो ये इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मुतारफ करवा रहे हैं ताकि ये सियासी पनाह के दावे को भी रोक सकें, स्ट्रीमलाइन भी कर सकें, बाहर निकालने से पहले या थर्ड कंट्री को भेजने से पहले ये उनकी मॉनिटरिंग कर सकें और टैगिंग लगा सकें। मैं ऐसा टैगिंग का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं डिटेंशन पे रखने का मुखालिफ हूँ कि किसी की भी लिबर्टी एट स्टेक नहीं होनी चाहिए सिर्फ इस वजह से कि वो असाइलम का मुतलाशी है या पनाह गुज़ीन बनना चाहता है। तो आप टैगिंग फिर भी इलेक्ट्रॉनिकली उसकी आज़ादी जो है वो फिर भी जो है वो इंटैक्ट रख सकते हैं, लेकिन इनका जो निज़ाम है वो जो आपने कहा है कि तादाद क्यों नहीं रुक रही, निज़ाम में ये इंटरनली देख रहे हैं, ये देख नहीं रहे फैक्टर कि एक्सटर्नली कौन से अवामल हैं जिनकी वजह से ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं और ये उसके ऊपर को कारगर पॉलिसी नहीं बना पा रहे। तो वो अपने हमसायों से बात करें और यूएनओ से बात करें। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। रिजवान सलरिया साहब की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सलरी साहब, ये बताइएगा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल हैं जिसकी वजह से ये नंबर कम नहीं हो रहा? बहुत शुक्रिया वासी साहब, हम हमेशा से इसी किस्म के मौजूद पर बात करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली मौजू है। मलिक साहब ने बात की, खालिद साहब ने बात की, तो बस इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स सारी दुनिया के इल्म में
उसमें जिधर जिधर हमने मुदाखलतें की हैं तो है उनको भुगतना भी पड़ेगा। अभी स्टिल यूक्रेन में जंग जारी है, उसका भी हमें असरात को जो है भुगतने पड़ रहे हैं। बाकी रह की बात, ऑब्वियसली बरतानिया पूरी दुनिया आना चाहती है। क्यों आना चाहती है? यहाँ का वेलफेयर सिस्टम अच्छा है, मेडिकल सिस्टम अच्छा है, और ऑब्वियसली पैसे मिलते हैं, काम ना करके भी लोग यहाँ पे रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिलीज को सेटल कर लेते हैं। इंसानी हकूक के बारे में ऑब्वियसली बरतानिया का रिकॉर्ड हमेशा से अच्छा रहा है एज कम्पेयर टू दीगर ममालिक या कनाडा की बात अगर कर ले। उसके अलावा उसके बाद बरतानिया आता है और उसके बाद फिर आयरलैंड की अगर आप बात करें तो आयरलैंड में भी लोग काफी सेटल किए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स अपनी जगह पे मौजूद है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करने से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज ये है कि यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे इटली में लोग जाते हैं बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में असाइलम सीकर्स जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वहाँ पे कुछ अर्से के बाद सेटल होने के बाद कहीं और मूव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको इस तरह की जो चीजें हैं उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से उनको फेवरेबल कंडीशन होती है, नहीं मिलती। एक्सटर्नल फैक्टर्स की जहाँ तक बात करें तो बरतानिया जो है, मतलब अब हमने बहुत सारी बात की, मतलब सबसे पहले बहुत सारे प्रोग्राम में बात कर चुके कि हमें जो है ना एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे उन मुल्कों से जिधर से ऑब्वियसली ये लोग आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी तादाद ऑब्वियसली फ्रांस से लोग आ रहे हैं। उस फ्रांस की गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी कि आप इसको सीरियसली देखें और इन लोगों के जो असाइलम है उनको उस तरीके से प्रोसेस करें। ऑब्वियसली 100% असाइलम केसेस तो जेन्युइन नहीं होते, लेकिन ये भी नहीं है कि सारे केस में जेन्युइन नहीं है। ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद इसमें जेन्युइन भी है, जिसको देखना पड़ेगा कि जिधर जिधर लोग आ रहे हैं। तो ये बेसिकली बैठना पड़ेगा इन तमाम जो चूंकि बरतानिया बाहर आ गया ब्रेक्जिट के बाद, तो यूरोपियन यूनियन को कोई परवाह नहीं है कि जो भी हो रहा है होता रहे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे सीरियसली बरतानिया गवर्नमेंट को बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये जो मेजर्स लेने जा रहे हैं इससे कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक टैगिंग की बात है, टैगिंग जो है उसके फिर ऑब्वियसली रास्ते लोग निकालेंगे, टैगिंग जो है रिमूव करके लोग साइड पे हो जाया करेंगे, तो कोई मुझे नहीं लगता कि इससे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है। और हम देखते रहते हैं कि लोगों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जब लोग इस किस्म का जो भी आप गवर्नमेंट सख्ती करती है उसके लिए वे आउट निकाले जाते हैं। ये वे आउट निकलेंगे तो इसका कोई खातिर खा फायदा नहीं है ना, बल्कि गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ ये जो इलीगल माइग्रेट वाला बिल इन्होंने अप्रैल में बनाया था उसको रिवाइज करने की जरूरत है, या नई जो लेबर गवर्नमेंट आएगी होपफुली नेक्स्ट ईयर जो लग रहा है कि आएगी, तो वो इसको दोबारा से देखेगी। और उतनी देर तक ये एक इलेक्शन का स्टंट तो हो सकता है जो मौजूदा टोरी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा मेरी नजर में खास फर्क नहीं पड़ेगा। टैगिंग करने से क्या होगा, वो अगर आप उनका साइलम ही नहीं प्रोसेस कर पाएंगे अगले को साल 2 साल, तो फिर क्या होगा? ये जो लोग रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनको ही आप पकड़ेंगे ना। अदरवाइज जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे होंगे और वो आपसे राब्ते में भी होंगे, तो उसको क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको, मेरी नजर में अगर कोई बंदा साल में आप करता है, जैसे इटली में डे फर्स्ट से आपको काम की इजाजत मिलती है, आप ऑब्वियसली सोसाइटी में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, उनसे थोड़ा लेंथी प्रोसेस कर लें, चीजें इस तरीके से बना लें, लेकिन ये जो इक़दाम है इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो टैग लगाए जा रहे हैं, ये टैग अगर आपके इल्म में हो तो बता दें कि किस नौयत के हैं इन्होंने? क्या ये RFID हैं, इन्होंने सिर्फ बंदे को ही डिटेक्ट करना है, या ये रियल टाइम लोकेशन दे रहे होंगे, या इनमें कोई और प्राइवेसी फैक्टर भी है, बंदा किससे बात कर रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ ऐसा भी? क्योंकि बहुत जिद्दत आ चुकी है टेक्नोलॉजी में, तो इस कुछ मालूम हो सका ये किस नौयत के टैग्स हैं? देखिए, जो अभी तक तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की बात की। अब इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग में 2 तरह की टैगिंग है जो यूके में इस्तेमाल होती है, या मोस्टली दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इस्तेमाल होती है। एक है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए RV जो है वो उसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होती है। उसके अंदर जो है डेटा इतना ज्यादा बंदे का नहीं जाता, मतलब लाइव लोकेशन इतनी जाती है कि आपका जो एरिया आपको बताया जाता है उसकी सिर्फ जो है वहाँ पे उनको लोकेशन जाती है, और अब आप उस एरिया से बाहर निकलते हैं तो जो आपको मॉनिटरिंग वहाँ पे जो आपका जोन होता है वो आपको दिखता है कि जी जो आपका रिपोर्टर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है, या होम ऑफिस ने जिस कंपनी की जिम्मेदारी लगाई होगी मॉनिटर करने की, तो वहाँ पे जो है उनके पास सिस्टम में वो फ्लैग अप हो जाएगा जी कि ये बंदा अपने जो जोन है उससे बाहर निकला है, जो पोस्ट कोड या जो भी एरिया उनको दिया गया। अब जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता भी है, पहले तो नंबर पे इसके अंदर काफी ज्यादा हर्डल्स हैं जो कि आएंगी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की जो है इसमें अच्छी खासी वायलेशंस हैं, लिबर्टीज जो हैं वो लोगों की। देखें, जो क्रिमिनल लॉ के जो स्टैंडर्ड हैं वो इसमें अप्लाई किए बगैर आप क्रिमिनल लॉ की जो पनिशमेंट है वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं दे सकते जी। तो मुझे जो नजर आता है वो यही आता है कि जो GPS जो वो है लोकेटर वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, मगर
ये एक बुनियादी चीज़ है। और हम यहाँ पे रवायत यही रही है कि आपकी थोड़ी सी पहले आज़ादी तलब की जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका जो है वो सारी आज़ादी ले ली जाती है आपसे। तो आज अगर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेसी जो है वो आपकी वायलेट नहीं करती, लिबर्टी तो बिल्कुल करती है, क्योंकि आपकी अगर कोई किसी किस्म की जो रीजन आपके ऊपर लगाई जाती है वो आपकी लिबर्टी के ऊपर तो बिल्कुल अफेक्ट करती है। तो मैं रिजवान स्लेयर साहब से इत्तेफाक करूंगा कि जो इससे फर्क बहुत ज्यादा जो है वो नहीं पड़ने वाला। उसकी वजह ये कि अगर हम फिगर देखें तो फिगर के ऊपर अगर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की जो रिक्वेस्ट डाली गई थी होम ऑफिस को, तो उसके रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 के पूरे साल के अंदर सिर्फ 2.7% जो इमिग्रेंट्स थे, जो बेल वगैरह के ऊपर लोग थे, वो टोटल एब्सकॉन्ड हुए 2.7%। और अगर हम 2022 के जून तक की फिगर देखें तो 1.3 है, मतलब वो उससे भी नीचे है। जो लोग एब्सकॉन्ड हो गए, जिनको रिपोर्टिंग का कहा गया और वो रिपोर्ट नहीं किए, वो 1.3% है। अगर आप ये फिगर देखें, ये तो बहुत ही कम है एब्सकॉन्डिंग की एज कंपेयर टू जो लोग रिपोर्टिंग में करते हैं, जो होम ऑफिस को बाकायदा रिपोर्ट करते हैं, उनको आंसर करते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप फिगर देखें तो अगर 97-98% पीपल आपको बंदे जो हैं वो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप 2-3% को बुनियाद बना के बाकी 97% जो लोग हैं उनको पनिश करना, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही ज्यादा ज्यादती है। तो मेरा ख्याल है ये स्टैंडर्ड हमारा बिल्कुल गलत है और हमें इसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं ख्वाजा साहब। ब्रेक जब आएंगे तो अमजद मलिक साहब से जानेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मलिक साहब ये बताइएगा कि अब ये जो टैगिंग हो रही है, एक शख्स जो कन्विक्टेड भी नहीं है, किसी अदालत से सज़ा याफ्ता भी नहीं है, आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस ट्रैक कर रहे हैं, तो फिर इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाएगा? नहीं, 2-3 चीज़ें हैं। जो क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं उनको वो इसके ऊपर नज़र रखे हुए होंगे। जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा है कि ये क्रिमिनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये क्रिमिनल सज़ा, पिनिटिव सज़ा समझी जाती है कि आप किसी की जो प्रिवेसी है या किसी की जो वेयर अबाउट्स हैं या उसकी जो नकलो हरकत है या उसकी जो आज़ादाना मूवमेंट है उसको चेक करें या उसके ऊपर को टैब रखें, जो जबकि उसने कोई जुर्म भी नहीं किया। ये तो ऐसे लोगों के ऊपर करना चाहिए जो प्रोबेशन पे होते हैं, जैसे सज़ा काट ली है, आधी सज़ा काट के उसको अब घर रिलीज कर दिया है ताकि बाकी मानदा सज़ा वो घर से पूरी करे और उसके ऊपर कोई कम्युनिटी सर्विस हो या कोई आप वो सज़ा के सिलसिले में प्रोबेशन के साथ को ट्रेनिंग कर रहे हो, को कोर्सेज कर रहे हो। ये जो चीज़ है ये प्रीएम्प्टिव है, यानी ये प्यूनिटिव नहीं है, प्रीएम्प्टिव है, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो सजा ही है, पनिशमेंट ही है। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें कि क्या किसी को डिटेंशन सेंटर में रखना ज़रूरी है या उसको रिलीज़ कर दिया जाए उसके श्योरिटी ज़मानती के घर, या जो उसके पास अवेलेबल होम ऑफिस की वजह से नास प्रॉपर्टी है या उनका घर है जो फंडेड अकोमोडेशन है, और टैग लगा दिया जाए, तो मैं डिटेंशन को प्रेफर नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि टैग लगा के आज़ादाना नकलो हरकत हो, बाहर मेन स्ट्रीम में निकल आए बंदा, तो वो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कम होगा। और टैगिंग में बेसिकली उसकी वेयर अबाउट देखे जाते हैं, और जहाँ टैग लगा होता है वो जैसे एप्पल वॉच है उस तरह वो टांग पे बांध देते हैं, और वो फिर जहां वो लगाते हैं मॉनिटर, उसके साथ आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, शायद डेली वहां पे जाके आपको उसको स्कैन करना पड़ता है ताकि आप बता सके कि मैं वहीं रह रहा हूं जहां मुझे रिलीज किया गया है, यानी एड्रेस जहां पे रखा गया है, तो वो आपको बताना पड़ता है कि मैं वहीं रहाइश पजीर हूं। और जब भी आपके साथ रिपोर्टिंग का बात होती है तो उस टाइम के ऊपर आपको कॉल लेनी पड़ती है और अपनी वेयर अबाउट्स बताने पड़ते। तो डिटेंशन से फार बेटर है जिस तरह ये बीबी स्टॉक होम के ऊपर रख रहे हैं, या ये जो डिटेंशन वाले माहौल में अभी भी, आज भी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि जो लोग बाहर आ रहे हैं बोर्ड्स के जरिए वो धड़ाधड़ बेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं अदालतों में, और जमानतें हो रही हैं, टैगिंग के बगैर भी जमानतें हो रही हैं। तो इसका मतलब है जजेस जो हैं वो बाय नहीं कर रहे होम ऑफिस के इस मामले को कि जी आपको आपकी लिबर्टी जो है वो छीन ली जाए सिर्फ इस वजह से कि आपने असाइलम क्लेम किया है। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है गवर्नमेंट के लिए कि वो इसको कैसे निभा पाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को पनाह से रोके, और इसके लिए टैगिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम आपको टैग में रखेंगे, टैग लगा के रखेंगे, और या आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसको वो थ्रेट के तौर पे
यूज कर रहे हैं, और वो जो लोग अपनी जान बचा के आए होते हैं, तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीजों से डिटर नहीं होते। और जो ह्यूमन राइट वॉच या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके ऊपर प्रोएक्टिवली बात कर रही होंगी। प्रोएक्टिवली आप जैसे वकला हैं या जो लोकल प्रोफेशनल्स हैं उसके ऊपर क्या राय रखते हैं आप? 3 आज प्रोफेशनल्स की जो राय है ऑलमोस्ट सेम है कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, आप लोगों की लिबर्टी विदाउट सजा बाय कोर्ट ऑफ लॉ ले रहे हैं, उनसे पूछे बिना ले रहे हैं। और एज अ पॉलिसी भी मेरे ख्याल में जिस तरह पहले रवांडा पॉलिसी चैलेंज हुई है, ये टैगिंग पॉलिसी विदाउट असाइलम कंसिडरेशन, उसका इंटरव्यू हुए बगैर जो है वो चैलेंजेबल है। और मेरे ख्याल में इनको इंटरव्यू ही पहले सतह के ऊपर जब लोग एंटर होते हैं उसके ऊपर ही इनको स्क्रीनिंग और मेन इंटरव्यू इकट्ठा करना चाहिए, और लोगों के सवाल जो बादिउल नजर में पता चल जाता है कि इनका केस क्या है। लेकिन अब तो मामला ये है मलिक साहब, जो पॉलिसी आ रही है उसके मुताबिक ये लोग तो दरखास्त ही नहीं दे सकेंगे असाइलम के लिए। हाँ जी, इसीलिए बादशाह मैंने कहा है कि आप लोगों को असाइलम और स्क्रीनिंग इकट्ठा करें, लोगों को मौका दें कि वो अपना केस पेश कर सकें। आप बिल्कुल एज अ पॉलिसी उनको एंट्रेंस के ऊपर ही कहें कि जी आप निकल जाएं क्योंकि आप वोट के जरिए आए हैं, ये मेरा ख्याल बाय नहीं होगी। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ और बाकी सारा जो रेफ्यूजी कमिश्नर है, ये लोग बड़े जो स्पेशली इनकी ऑपोजिशन है गवर्नमेंट की पार्लियामान में, ये बाय नहीं करेगी। आप लोगों को अपनी शोर से वापस नहीं भेज सकते बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ जिनीवा कन्वेंशन के आप चले जाएं जी क्योंकि आप वोट के जरिए आए हैं। कल को कोई पैदल आ जाएगा, आप कहेंगे जी क्योंकि आप पैदल आए हैं आप चले जाएं जी, आप हमारे बॉर्डर पे क्यों आए हैं? इस तरह नहीं हो पाएगा। ये आप अपनी सिग्नेटरी ऑब्लिगेशन है वो पूरा नहीं कर पाएंगे और लोग इसको मानेंगे नहीं कि मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल एक आदमी ईरान में डेथ सेंटेंस उसको होने वाली है क्योंकि उसने कोई ऐसा जुर्म किया है, रिलीजियस जुर्म किया है जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जुर्म कंसिडर नहीं होता। आप सिर्फ इस वजह से उसको प्रोसेस किए बिना ईरान नहीं भेज पाएंगे क्योंकि वो बंदा पैदल आ गया है या आयरलैंड के जरिए पैदल वो बेलफास्ट के जरिए आ गया और बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है। ये इस तरह हो नहीं पाएगा और आप अपनी सिग्नेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल होम ऑफिस की जायज है कि वो कम करना चाहते हैं, नंबर कम करने के जो तरीके हैं वो अपनाएं, जिसके लिए बार बार हम कहते जा रहे हैं प्रैक्टिशनर्स के आप अपने हमसाया मुल्कों से बात करें, आप कोटे की बात करें, आप यूएन के जरिए यूरोप में आपस में बांट लें कि अगर आपके पास 5000 बंदे आ गए हैं तो 5000 के बाद बाकी इधर आने दें, कम से कम अपने 5000 तो लें। तो और उसके अलावा यूएन अपने मुल्कों से जहां से आते हैं वहां पे डिपो कायम करे और वहां पे लोगों को रजिस्टर करे ताकि वो यहाँ पहुंचे ही ना। ये बोट्स में डूबने वाली कार्रवाई तो तब होती है ना जब उनके पास अवेलेबल ही नहीं है कि वो अपने मुल्क में जाके हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज को दरखास्त दे सके। ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है तो लोग फिर इलीगल सही है। मैं सलारिया साहब की तरफ जाऊंगा, सलारिया साहब येगा कि ये टैग जो लगाया जाता है अगर कोई खुद इस टैग को रिमूव कर दे या तोड़ दे तो और रुपोश हो जाए तो उसकी सज़ा क्या है? देखें, सज़ा तो ऑब्वियसली उसको एब्सकॉन्डरी मफरूद सवर किया जाएगा, उसको उसके लिए उसके फ्लैग अप होगा, उसके लिए टीमें भेजी जाएंगी उसको पकड़ने का। तो वही प्रोसेस होगा जो एक क्रिमिनल का प्रोसेस होता है। लेकिन मुझे ये लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं होगा कि 2-4 लोगों को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर 100 की तादाद में लोग रोज टैग तोड़ के भागना शुरू करेंगे तो होम ऑफिस की तरफ खड़ा हुआ है। तो वो टैग को सस्ते नहीं मिलते और उसके जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जो पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा उसको, और पूरी टीमें रखनी पड़ेंगी। और ये थर्ड पार्टी को नवाजने का मैं समझता है और तरीकेकार होगा कि जो कंपनीज बनी हुई है, जैसे हमने देखा कोविड में इन्होंने सिक्योरिटी कंपनीज को बहुत सारा कोविड के ऊपर दे दिया और उन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए। तो मुझे उसी किस्म की कोई स्कीम लग रही है कि अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होगा। कितने ज्यादा लोग रखेंगे आप उनको मॉनिटर करने के लिए? पूरा एक हेडक्वार्टर कायम करना पड़ेगा। अगर आप समझे फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि 15,000 लोगों को आपने टैग लगा दिया तो 15,000 लोगों की मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा, किस एरिया में जा सकते हैं किस में नहीं जा सकते। कुछ लोग किसी दूसरे मुल्क में भागने की कोशिश करेंगे, वो टैग कहीं छोड़ जाएंगे, आप समझ लेंगे बंदा वहां पे ही है लेकिन टैग उतरा होगा। और फिर ये कि इसके टैगिंग के ऑब्वियसली बहुत सारे मैंने पहले भी बताया कि लोग रास्ते निकाल लेंगे। सो मेरी नज़र में ये कोई मतलब बहुत अच्छी ना तो स्कीम बहुत अच्छी है और ना इसके लिए कोई मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। अभी इन्होंने अनाउंस किया है, अभी उसका मैकेनिज्म सामने लेके आएंगे किस तरीके से। ये सारे सवाल बिल्कुल जायज़ है, इसको कैसे वो मॉनिटर करेंगे,
कि अगर कोई जनरली इसको उतारना चाहता है या उसको कोई हेल्थ कंडीशन है या उसने कोई किसी जगह पे उसको अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो वो किस तरह से होगा। अभी हमारे सामने ये चीजें नहीं आई, तो जब तक वो चीजें सामने नहीं आती हम एक मफरूजे की बुनियाद पर यही कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली जब लोग देखें, जो लोग साइलम सीकर उन्होंने भागना है गवर्नमेंट से, तो वो टैग की किधर परवाह करेंगे, जो बुलकों की सरहदों की परवाह करके नहीं, पासपोर्टों के बगैर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनके लिए कोई बहुत मसला नहीं होगा कि टैक्स को उतार के फेंकना। हाँ, जो क्रिमिनल स्टैंडर्ड्स के टैग होते हैं उनका एक डिफरेंट तरीकेकार है, उसके लिए ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन चली जाती है, लेकिन ये चूंकि क्रिमिनल लोग नहीं होंगे, असाइलम सीकर होंगे, तो इसलिए उस तरह से पुलिस की जो ऑब्वियसली पुलिस की जो एनफोर्समेंट एजेंसी होगी उसकी उस तरह से इस पर प्रेफरेंस नहीं होगी कि उनको उस तरह से मॉनिटर किया जाए, क्योंकि ना तो सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर पे होंगे, ना ये सीरियस क्रिमिनल होंगे, ये जस्ट इमिग्रेंट्स होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। बाकी गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपने प्लान बनाती है और उसके लिए इम्प्लीमेंट कराने के लिए डेफिनेटली उनके पास प्लान होगा, लेकिन जहां तक मैं समझता अभी ये अखबारी न्यूज है या मुख्तलिफ जो है वो खबरों में आ रहा है, अभी तक इसका वाज़ह जो लाया अमल है वो सामने नहीं लेके आए गवर्नमेंट। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदद कहेंगे। प्रोग्राम में ये बात भी हुई है कि मोस्टली लोग जो अपनी जान जोखों में डालते हैं और समंदर के रास्ते बरतानिया पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने जो उनके अपने ममालिक हैं वहाँ पे उनके हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप जाते हैं फाइनेंशियल रीजंस के लिए, अपने रोज़गार के लिए। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि आपके अपने मुल्क के अंदर हालात साजगार नहीं होते कि वहाँ पे ये जो जीवन है इसके दिन गुजारे जा सकें। मेरा सवाल ख्वाजा साहब आपसे ये है, 14 जून को कश्ती का हादसा यूनान में पेश आता है। 750 के करीब लोग यही सवार थे जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा रहे थे। 104 उनमें से सिर्फ बचे हैं, 750 लोग जो हैं वो टोटल इसमें थे। जब इसको फाइंड किया पाकिस्तान में, हमें पता चला कि ये लोग यहाँ से जो पैसे देकर गए वो 22 23 लाख या 30 लाख तक भी देकर गए। तो आज भी एक एवरेज तालीम के साथ एक शख्स पाकिस्तान में रहते हुए अगर 23-24 लाख 25 लाख किसी कारोबार में लगाता है तैयारी के साथ, तो बड़े चांसेस होते हैं उसकी कामयाबी के। तो ये मजबूरी किस हद तक होती है इन लोगों के यहाँ से या किसी भी मुल्क से बरतानिया जाने की? कितने % मजबूरी जेन्युइन है और कितने % जो हैं वहाँ के जो इंसानी हुकूक से मुतालिक नर्म कवानीन हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं? इसमें अभी क्योंकि हम पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कि पाकिस्तान से खासतौर पर ये जो निकलते हैं लोग, इनमें ये क्यों है, उसकी 2 वजूहत है। एक तो हमारा एजुकेशन फेलियर सिस्टम है। जो हमारा जो स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है, वो जब वहां से बंदा कोई भी क्वालिफाई करके निकलता है या डिग्री लेके निकलता है तो उसके पास कोई स्किल नहीं होती, और स्किल के बगैर हमारे जैसे मुल्कों में सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर आप बिजनेस नहीं कर सकते। हमारा वहाँ पे जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सारे का सारे ही चेंज होने वाला है। हम लोग हमारे जो स्किल की जो एजुकेशन है, स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे मुल्क के अंदर। उसके ऊपर जब तक गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट कभी भी पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे ये चाहे 20 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, या चाहे 2 करोड़ भी हो जाए, जिस तरह से पाकिस्तानी रुपया की कदर गिर रही है, तो अगर 2 करोड़ पे भी चला जाएगा तो पाकिस्तानी लोग जो हैं वो तो जाएंगे और ये कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ज्यादा आसानियां उनके लिए या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनके ऊपर स्टे दिया जाता है। उसकी वजह उनकी वहाँ के जो पाकिस्तान के अंदर जो माशी हालात हैं और जो फ्यूचर है, और हर बंदे को राइट है अपना फ्यूचर, अपने औलाद का फ्यूचर या अपनी फैमिली का फ्यूचर अच्छा बनाने या अच्छा सोचने का, या अगर उसको मौका मिले तो उसको वो जरूर लेना चाहिए। और इसी बहाने लोग जो हैं वो पाकिस्तान से निकलते हैं। तो जब तक हम लोग अपना घर ठीक नहीं करेंगे, हम दूसरे मुल्कों को बेशक कह सकते हैं कि इतने पाकिस्तानी डूब गए आपके शोर के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन मुल्कों की नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की थी कि ये इन लोगों ने ये ऐसा इंतहाई कदम उठाया ही क्यों। हमारे मुल्क के अंदर से ये जो एजेंट्स माफिया, उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन तभी लेती है जब हमारा 700-800 बंदा जो है वो कहीं समुद्र में जो है वो डूब जाता है। तो क्या हमारी जो जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको उसी वक्त पता चलता है? तो एक्चुअली जो फेलियर है हमारे डिपार्टमेंट्स का अपना फेलियर है, उनको सब पता है। एक ही वक्त में जब ये हमारा कश्ती वाला हादसा हुआ, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में खासतौर पे
जितने भी सारे डूबे इंसानी जान बहुत कीमती होती है, चाहे वो जिस भी मुल्क या जिस भी मजहब का हो। मगर खासतौर पे दुख हुआ पाकिस्तानियों का कि हमारे इतने जो हैं वो नौजवान उसमें जो है वो उनको शहादत हुई। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, अगर उसने उस वक्त या FIA ने उस वक्त एक्शन लिया तो ये एक्शन बहुत पहले से रहने चाहिए। जी। और अभी भी ये गवर्नमेंट का है एक्शन, अगर जब तक स्किल के ऊपर, इसको मतलब दो तरीके, एक तरीका ये कि गवर्नमेंट को स्किल जो है वो देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कंपल्सरी करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि ये जो एजेंट माफिया पाकिस्तान के हर शहर, हर बाजार और हर गली के अंदर गर्म है, इसको किसी ना किसी तरीके से टैप करे, इनको रोके और इनको सख्त से सख्त सजाएं दे। जब तक ये नहीं करेगी पाकिस्तान से लोग जो है वो निकलते ही रहेंगे, चाहे वो बरतानिया पहुंचे या चाहे कहीं और यूरोप के मुल्कों में पहुंचे, वो बिल्कुल अपनी जान के ऊपर खेल के वो ये खेल खेलते ही रहेंगे। ठीक है, मेरा यही सवाल मलिक साहब आपसे है कि पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि ठीक है हालात टफ़ हैं, मुश्किल हैं, लेकिन जितने पैसे ये लोग लगा के जाते हैं एक बाइज़्ज़त रोज़गार तो पाकिस्तान में भी हासिल किया जा सकता है। ये UK जाने का चाम ये कब तक रहेगा? मतलब ये क्या आप समझते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये डाइल्यूट हो जाएगा? मलिक साहब बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो सिर्फ मैं एक कमेंट करूंगा कि टैगिंग जो है, पहले जो आपने पूछी थी बात, टैगिंग जो है ये नई नहीं है चीज़। यहाँ जब इमिग्रेशन बेल अप्लाई करते हैं तो टैगिंग इज़ एन ऑप्शन जो फ्रीक्वेंटली अप्लाई होती है यहाँ। तो जो ज़मानत लेता है इमिग्रेंट, उसको टैगिंग के ऊपर भी रखा जाता है जब उसके भागने का खतरा हो, जब श्योरिटीज़ कमज़ोर हों तो। और उसका अगर आप काटेंगे, वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल, जैसे ही काटेंगे तो अपरेंट कंपनी को पता चल जाता है कि इसने टैग काट दिया है, और वो क्रिमिनल थेफ्ट या क्रिमिनल डैमेज और थेफ्ट की जो है चार्ज करते हैं। पकड़ लें तो फिर आपका ट्रायल होता है कि आपने गवर्नमेंट इक्विपमेंट को टेम्पर किया है और काटा है, तो उसकी सज़ा 2 साल से 4 साल है। तो वो प्रॉपर एक कार्रवाई चलती है। तो ये मैं सिर्फ बताना चाहता था कि अभी भी अवेलेबल, यानी टैगिंग इज एन अवेलेबल ऑप्शन एट कोर्ट जब आप जमानत अप्लाई करें जी। और ये चल रहा है, यानी ये नया नहीं है, ये चल रहा है, लेकिन इनके ऊपर पहली दफा अप्लाई हो रहा है कि उतरते ही आपके ऊपर टैगिंग लगा दिया जाए जबकि भागने का खतरा नहीं। अब जो आपने सवाल किया है, हमारे पाकिस्तान में अदारा है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन। हम फिलिपीन की तरह अगर ट्रेन टू सेंड करें, यानी लोगों को अवेलेबल, जो आपके पास कमोडिटी मौजूद हो कि हमने 5000 नर्सें ट्रेन की हैं, हमने 5000 प्लम्बर तैयार किए हैं, हमने 5000 IT टेक्नीशियन तैयार किए हैं यूनिवर्सिटियों के साथ मिलके, और उसका कोई डाटा बनाए इमिग्रेशन मिनिस्ट्री के पास कि हमारे पास इतने लोग वाफर मकदार में मौजूद हैं जो बाहर जॉब ले सकते हैं, तो बाहर की कंपनियों के साथ मिलके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लीगली आप लोगों को भेज सकते हैं, जिसमें एजेंट माफिया निकल जाएगा और आप सरकारी तौर के ऊपर 4-4, 5-5 साल के वीज़ों के ऊपर भेजेंगे और वो वहाँ पे फिर 5 साल बाद खपत हो सकती है, वहाँ पे नेशनल हो सकते हैं। पर हम ये करते नहीं, हम एजेंट को पैसा देते हैं, वो कच्चे पक्के तरीके से हमें बस बाहर भेज दे, और वो उस वजह से वो कमज़ोर वीज़ों पे जाते हैं, और जिस वीज़े पे जाते हैं कई दफ़ा वो काम नहीं करते। इसलिए जो हाई पेड जॉब्स हैं उनके ऊपर प्रोफेशनल्स तो चले जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, बाकी रह जाते हैं। और वो जो लेबर क्लास है वो फिर इस तरह के जो गैर रवायती तरीके हैं उनके ज़रिए, एजेंटों के ज़रिए जाते हैं, और फिर वो सेफ्टी इशू बन जाता है, और वो पता नहीं किस तरह पहुंचते हैं, किस तरह रहते हैं, उनकी इंश्योरेंस का इशू होता है, मेडिकल का इशू होता है। और ये हमें गल्फ में भी देखने में मिलता है कि लोग जिन वीज़ों पे जाते हैं, जिन कफील के ज़रिए जाते हैं, वहाँ पे फिर सेफ नहीं होते, दूसरा कफील चेंज कर लेते हैं, और बीमारी की सूरत में या इंजरी की सूरत में वो उस तरह क्लेम नहीं कर सकते इंश्योरेंस, और बहुत सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कब रुकेगा ये क्रेज? मेरे ख्याल में हमें जब तक इकोनॉमी के चैलेंजेस का सामना रहेगा तो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हेल्दी डेस्टिनेशन जहाँ भी है, ये वेस्टर्नाइज मुल्क जो हैं, ये आइडियलिज्म रहेगा बरकरार, क्योंकि हमारा जो नौजवान जब तलीम हासिल करके पहली जॉब पे जाता है वो तजर्बा ठीक नहीं है, क्योंकि आपने अप्रेंटिस पैदा ही नहीं किए, आपने BA पैदा किया है, 4 साल का BA नहीं करवाया जिसमें कुछ स्किल भी हो साथ। जब तक आप ये जो ट्रेनिंग प्लस डिग्री जो है नहीं क्रिएट करते, तो आते ही, यानी ग्रेजुएट होते ही जॉब हो, प्लेसमेंट हो, या आपके अदारों के साथ राब्ते हो कि आपका एक ग्रेजुएट BSc ऑनर्स करके निकल रहा है, वो IT टेक्नीशियन है, उसको आते ही जॉब मिले, आते ही आपको खपत की जाए।
जब तक आप वो इस तरह की डिग्रीज पैदा नहीं करते और स्किल नहीं पैदा करते और पेड ट्रेन टू गो ऑन जॉब नहीं करते, ओएसी नेफ्डेक जैसे अदारों से मदद नहीं लेते और एजेंट माफिया के जरिए ये सुहाने ख्वाब दिखाए जाते रहेंगे, तो फिर तब तक ये इसका जो तदारक मुमकिन नहीं है, ये मुश्किल है। सही है सुलरिया साहब, अभी ख्वाजा साहब ने भी कहा, मलिक साहब ने भी कहा कि बुनियादी तौर पे जो तालीम है और ट्रेनिंग है इस पे फोकस करना होगा, इसको बेहतर करना होगा। आप भी क्या इस बात से एग्री करते हैं? ये जो लोग अपनी, क्योंकि जब स्टोरी हम सुनते हैं जिस तरीके से ये गैर कानूनी तरीके से लोग गए होते हैं, कोई कश्तियों से गया, कोई पहाड़ों से गया, तो वो उनका इंटरव्यू सुनते हुए ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाक़तन ये हम उस इंसान को सुन रहे हैं जो ये सब कुछ करके आया है और फिर भी ये बच निकला है। वो बड़े खौफनाक किस्म के तासुरात हैं उनके, जो उन पे बीती है वो सारी बातें, और उनमें कॉमनैलिटी भी है, हर दूसरा बंदा एक जैसी बातें ही कर रहा होता है। तो आप भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्लस इकनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो जाएं तो ये जो सुहाने ख्वाब हैं यूरोप के, ये देखना लोग बंद कर देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मलिक साहब ने भी सही कहा, खालिद साहब ने भी, और आपका भी क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो हमारे एम्बेसी में दफ्तरी बाबे बैठे हुए हैं यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक में, अपने TAD और पैसे लेते हैं उसके, और अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक काउंसिल बनी है, तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ वीज़ा काउंसिल भी बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो दिन ब दिन कम हो रही हैं और रेमिटेंसी ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो बड़ी इंडस्ट्री है ओवरसीज पाकिस्तान में है, तो उस इंडस्ट्री को, इसको इंडस्ट्री का एक किस्म का दर्जा दें और एक अथॉरिटी कायम करें जिसका काम ये हो कि पूरी दुनिया से मौके तलाश करें, अपनी लेबर को उस तरह से स्किल करवा के और उनको देखें। उसके लिए आपके जो लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, ताकि आपको प्राइवेट सेक्टर से उस तरह के लोग मिल सके जो कि क्वालिफाइड हो और जो वाकई काम कर सकते हो, और उसके साथ साथ उनको मौके मिल सके। और बाकी आप ऑब्वियसली बिजनेस करना जब सिखाएंगे लोगों को, तो लोग पूरी दुनिया से बिजनेस लेके आएंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान खुद ब खुद ग्रो भी करेगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो आपकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, अगर आप एजेंट माफिया को काम करना चाहते हैं तो एम्बेसीज में सेक्शन बनाए, अताशी बिठाएं जो कि ये मौके तलाश करे, और वो लोकल इंडस्ट्री जो पाकिस्तानी लोकल पूरी दुनिया में काम करते हैं, क्या वजह है कि हम पाकिस्तानी लेबर को जो है वो यहाँ पे नहीं लेना चाहते, उसके बजाय दूसरे ममालिक की लेबर लेते हैं। तो उसके लिए जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो पाकिस्तानी एम्बेसीज के साथ वेल कनेक्टेड होते हैं, उनको वो उन एम्बेसीज जो है मजबूर करें और एक किस्म का काउंसिल सेक्शन बनाएं जिसमें वो उनको बताएं कि क्या स्किल आपको रिक्वायर्ड है या किस तरह के बिजनेस करने हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एम्बेसीज है वो फेल है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, 450 वीजा ये आया था कुछ अर्सा पहले, कुछ 6 माह के करीब पुरानी बात है, जो माल्टा की एम्बेसी, माल्टा की गवर्नमेंट ने आपको दिया था पाकिस्तान को, लेकिन ये कौमी असेंबली में भी फिर क्वेश्चन हुए, लेकिन जो बारी वजारत पे दाखिला है उसने अनफॉर्चुनेटली NOC नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, और NOC नहीं दिया। जो उस NOC ना देने की वजह से 450 वीजा जो है वो बांग्लादेश को चला गया पाकिस्तान की बजाय। तो ये भी चीजें देखने की जरूरत है। हमारी जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है वो रिक्वेस्ट करती है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि आप डिप्लोमेटिक बैग में हमें इजाजत दे दे पासपोर्ट भिजवाने की, ताकि वीजाज ला के आ जाए, लेकिन ये भी नहीं हो सका। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो प्रायोरिटीज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो बजाय IMF के पास या दूसरों के पास जब मांगने जाते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तान के पास भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उनको थोड़ा रिकग्नाइज करें, अपनी एम्बेसीज को मोबिलाइज करें, अपने ही लोगों को अगर आप ट्रेनिंग देंगे, पूरी दुनिया में इंडियन हमारा जो साया मुल्क है, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि वो अभी चांद पे चले गए, इसी वजह से चले गए कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी हम बरतानिया में रहते हैं, IT के ऊपर जितने लोग आते हैं वो इंडियन कंपनीज में काम करते हैं, इंडिया के लोग हैं, तो हम क्यों नहीं हम काम कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म बनाने के। बिल्कुल ठीक है, एक तरीक़ाकार होना चाहिए, कोई नज़्म ज़ब्त जो है उसको लाना पड़ेगा इन इदारों में और इन तमाम मामलात में। बहुत शुक्रिया रिजवान सुलरिया साहब आपका, बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपका, अमजद मलिक साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।